हेलो एवरीवन। तो आज बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं वर्क इंजन पावर के लेक्चर नंबर 5 पर। लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग ने इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर की बात किया जाए तो हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पर पूरे कॉन्सेप्ट को समझा इसके और ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किया। एक्चुअली अगर हम लोग एक क्वेश्चन करने का जो ट्रेंड है, मैं जो भी तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ उसके पीछे जो सबसे मेन बेस होता है वो होता है PYQs, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। क्योंकि अभी भी इस चीज़ को अगर एसेस किया जाए, तुम भी चेक कर सकते हो इस चीज़ को, कि अभी भी नीट के एग्जामिनेशन में जो पेपर्स बनते हैं उनका जो एक कह सकते हो कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो होती है, क्वेश्चन का जो बेस होता है वो 70-75% मान के चलो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का ही होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर उस बच्चे को जानना चाहिए जो नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट्स को हम समझते चलें, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को कैसे आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 70-75% क्वेश्चन तुमको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट पर फ्रेमिंग होगा उनका, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। कभी कभी सिर्फ डाटा चेंज करके आ जाते हैं जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए। इससे जो भी मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लेकर के आता हूँ उसको बहुत अच्छे से फिल्टर्ड करके लेकर के आता हूँ। PYQ क्वेश्चन का बहुत उसमें पॉइंट्स होता है, ताकि जब तुम क्वेश्चन करने बैठो या जब तुम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करने जाओ तो जब भी तुम क्वेश्चन को देखोगे तो तुमको फीलिंग है यार ये क्वेश्चन तुम लोग कर रखे हैं, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा यार चलो फिजिक्स के क्वेश्चन हमारे बढ़िया हो रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे उस पर ये मान के चलेंगे कि हमको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के पैटर्न को ध्यान रख करके चलना है। तो प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं वो एकदम सॉलिड है और अप टू द मार्क है, इसमें कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं है। और कॉन्सेप्ट तो हम लोग एक एक छोटे छोटे पॉइंट को सीख ही रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, पॉइंट्स को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के हिसाब से हमारा प्रैक्टिस भी चल रहा है। तो ओवरऑल प्रिपरेशन अगर देखा जाए तो हम लोग का बहुत सॉलिड चल रहा है। बस इस चीज़ को हमको कंटिन्यू रखना है अप टू द एग्जामिनेशन। और अगर इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते रहे तो बिलीव करो फिजिक्स में जो हमारा टारगेट है, जो मैं हमेशा तुमसे बोलता हूँ 160+ मार्क्स, 160+ मार्क्स तुम्हारा कहीं नहीं गया है। बट 2-3 चीज़ का तुमको ख्याल रखना होगा जो तुम हमेशा बताता हूँ। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे, तो आज बच्चों जो हम लोग वर्क इंजन पावर में क्वेश्चन करेंगे अगेन, आज मैं बहुत ढेर सारे तुमको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या उनके बेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुमको सिखाऊंगा वर्क इंजन पावर में। तो सबसे पहले हम लोग जो आज क्वेश्चन करेंगे इसमें ढेर सारे क्वेश्चन तुमको आज कराऊंगा। बेसिकली लीनियर मोमेंटम की बात हम लोग करेंगे आज, काइनेटिक एनर्जी में क्वेश्चंस क्या आते हैं उसकी बात करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन पे हम लोग बात करेंगे और कई छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर में, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्क इंजन पावर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने का बहुत फेयर चांस है, एंड दैट इज कोलिजन, जो कि लेक्चर नंबर 6 से मैं शुरू कर दूंगा। पहले इसकी बात करते उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप के क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से, मोमेंटम से, अलग अलग टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने में जो लिया हूँ वो है किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी और उसके लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाई 44%, कह रहा है किसी बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी 44% बढ़ा दिया जाए तो व्हाट इज द परसेंट चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, उसके लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज होगा, ये तुमसे पूछा गया। तो जाहिर सी बात है हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज तुमको दिए है कि भाई इतना परसेंट का चेंज है, और तुमसे पूछा है द चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहली बात
कि तुमको क्या किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन पता है कि नहीं पता है। सबसे पहले ये हमको जानना होगा। अगर मैं तुमसे बोलूँ x में 10% का चेंज किया, y में कितना परसेंट चेंज होगा, तुम सबसे पहले होगे सर x और y में रिलेशन बताइए। बिना ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले हमको देखना होगा किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। और देखो, सपोज दैट एक बॉडी है, m मास की एक बॉडी है और u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, वी ऑल नो दैट mu, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, p इज इक्वल टू m इंटू u इस लीनियर मोमेंटम। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, हाफ m u स्क्वायर। अब मैं 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2k इज इक्वल टू तुमको क्या मिल जाएगा, mu स्क्वायर। अब दो तरफ में m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2mk इज इक्वल टू mu का होल स्क्वायर, ठीक है। और mu मतलब मोमेंटम हो गया, तो 2mk इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, p स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। यही वो रिलेशन है जो हमको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। तो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। यही तुम्हारा रिलेशन है बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। यहाँ तक क्लियर है? इस रिलेशन को याद रखना बहुत जगह, सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत जगह, बहुत चैप्टर्स में, बहुत अलग अलग जगह इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। फाइन। तो मास कांस्टेंट है बॉडी का, तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर मास कांस्टेंट है किसी बॉडी का तो वी कैन से P इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। और दो अलग अलग मोमेंटम पर दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला P1 by P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K1 by K2। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना, यहीं से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ तक क्लियर है? एकदम बात समझ में आ रही है? चलो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब परसेंट की बात हो रही है, ऐसे क्वेश्चन परसेंट के क्वेश्चन मालूम हो गया भाई, मोमेंटम में इतना परसेंट चेंज किया, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में इतना परसेंट चेंज किया, मोमेंटम में कितना परसेंट चेंज होगा। तो परसेंटेज में चेंज अगर दे और परसेंटेज में चेंज अगर पूछे तो सिंपल सा आराम सा छोटा सा मेथड रखना कि इनिशियल वैल्यूज को लेट अस टेक 100। मैंने K1 मान लिया 100, मैंने P1 मान लिया 100। कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मानने में, आराम से कैलकुलेशन होगा। हमें कैलकुलेशन जल्दी छोटा आसान से करना है। मैंने 100 मान लिया। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई 44%। काइनेटिक एनर्जी को 44% बढ़ा दो। ऐसा मैं क्यों मान रहा हूँ, 100 में क्यों मान रहा हूँ? 100 मानने से परसेंट वर्सेंट निकालने में आसानी होगी। अब 100 का 40% कितना होगा? 44 ही तो होगा। किसी चीज़ की वैल्यू 100 है तो जो परसेंट वही वैल्यू। 100 का 37% कितना होगा? 37 होगा। 100 का 65% क्या होगा? 65 होगा। तो मैंने 100 मान लिया तो 100 का 44% 44 ही हुआ और 44 वैल्यू बढ़ गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम कह सकते हो 144 कह सकते हो। 100 था, 44% बढ़ा दिया। एंड व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? परसेंट चेंज तुमसे पूछा गया। क्लियर है? रख दो फॉर्मूले में। तो P1 by P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K1 by K2। K1 इज 100, K2 इज 144। ठीक है, इत्तेफाक से दोनों ही स्क्वायर है किसी न किसी के। 10 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों? 100 का कितना आएगा स्क्वायर रूट? 10। 140 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 12। तो 100 बाई P2 इज इक्वल टू 10 बाई 12 कैंसल्ड आउट एंड यू गॉट P2 इज इक्वल टू 120।
तो इनिशियल मोमेंटम मैंने 100 माना था और फाइनल कितना हो गया 120, 20 बढ़ गया। तो 100 से 120 होने का मतलब कि मोमेंटम भैया इंक्रीज कर गया है, इंक्रीजेस बाई 20%। सिंपल सा आसान सा मेथड है और सिंपल सा एक क्वेश्चन भी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं 44 से परसेंट चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाई लीनियर मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम विल इंक्रीज बाई 20%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसी पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा देगा और क्या करेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से पढ़ते रहेगा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, कोई भी इनके बीच क्वेश्चन आता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से, तो समझ जाना इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसको कॉपी कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जल्दी। तो चलो बच्चों, इस पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका रिवर्स कर दिया गया है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी में तुमसे चेंज पूछा गया है और लीनियर मोमेंटम में चेंज तुमको दिया गया है कि मोमेंटम में 50% का चेंज है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो क्या दिक्कत है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, P = स्क्वायर रूट ऑफ 2mk, इसी पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। या दो अलग अलग मोमेंटम पर दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज के लिए P1/P2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ K1/K2। ठीक है, अब चूंकि परसेंट में कहा है तो मैंने पहले कहा ऐसे क्वेश्चन में अपने कन्वेनियंट के लिए इनिशियल मोमेंटम मान लेना 100, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी मान लेना 100, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से मान सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है कि मोमेंटम में 50% का इंक्रीमेंट करना है, तो 100 का 50% कितना होगा, 50 तो होगा, तो फाइनल मोमेंटम विल बिकम 150। तो व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनफैक्ट हमको चेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो लगा दे फॉर्मूला, P1/P2, P1 इज 100, P1 एंड P2 इज 150, 50% बढ़ गया था। K1 हमको 100 है, K2 की अभी कोई भी अता पता फिलहाल नहीं है। ठीक है, नाउ डिवाइडेड, कैंसल्ड आउट। अब दो तरफ का स्क्वायर कर दो ताकि K2 को हमको रूट से बाहर निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा ये 100/225 इज इक्वल टू 100/K2। तो कैंसल्ड आउट एंड यू गॉट स्ट्रेट अवे K2 इज इक्वल टू 225। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 225, फाइनल इतना हो गया, लेकिन पहले तो 100 था, 225 हो गया, तो चेंज कितना हुआ उसमें से माइनस कर दो इसको। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 225 माइनस 100 किया तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज बाई 125% की इसमें इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो काइनेटिक इज सिंपली इंक्रीजेज बाई 125%। ये फाइनल वैल्यू है, ये इंक्रीमेंट शो नहीं कर रहा है, कितना बढ़ा है ये कैसे पता चलेगा, जब फाइनल वैल्यू को इनिशियल से कंपेयर करोगे तब तो पता चले कितना बढ़ा। तो 100 था 225 हो गया, तो माइनस कर दो सीधा सा, कितना आ गया 125। तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 125%। ठीक है, तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से ध्यान रखना। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कहीं भी अगर क्वेश्चन आएगा, सिर्फ वर्क एनर्जी पावर में नहीं, अभी आगे भी कई जगह इससे मुलाकात होगी, तो याद रखना ये फॉर्मूले ही से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग तुरंत चलते हैं। डू इट। तो बच्चों हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की बात हमेशा करते हैं। अभी भी मैंने किया कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना करना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार अगर तुम पेपर्स चेक करोगे तो उनको इस टाइप के क्वेश्चन नीट के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछेंगे, बहुत बार अलग अलग तरीके से। हालांकि इसमें मोमेंटम का थोड़ा सा ज़्यादा रोल है,
मगर कभी कभी ये क्वेश्चंस वर्क इंजन पावर से भी जोड़ करके तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, तो मैं वहाँ भी तुमको लेकर के जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें क्वेश्चन करा लूँ। हालांकि बेसिकली ये मोमेंटम से ज़्यादा कनेक्टेड होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, फाइन। बट ठीक है, वर्क इंजन पावर में भी एक दो बार इसका ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे हमको कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़े हैं, तो देखते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। पर फिलहाल इस क्वेश्चन को, या यूँ कहो कि ऐसे क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, उसको समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये। तो बहुत ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। इतना कहते साथ ही समझ में आ गया कि बॉडी का इनिशियल मोमेंटम जीरो है। द बॉडी इज एट रेस्ट, अच्छी बात है, राउंड है, क्या दिक्कत है। नाउ इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स। अब ये अपने आप 3 पार्ट में टूट जाता है, एक्सप्लोड, ब्लास्ट होता है, जिनका रेशो दे रखा है 1:1:2। अच्छी बात है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉडी बना दिया जाए जिसका मास वास अभी नहीं पता है, तो देखा जाएगा, छोड़ो। बट ये इनिशियली एट रेस्ट है, तो इनिशियली एट रेस्ट होगा तो बच्चों इसका इनिशियल मोमेंटम जाहिर सी बात है अभी ज़ीरो है, ठीक है। अब ये एक्सप्लोड्स करता है इनटू 3 पार्ट्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स ऑफ द रेशियो 1:1:2। ये रेशियो मास वाइज होता है ना, कहने की जरूरत नहीं है, मास वाइज रेशियो डिवाइड होगा। तो मास वाइज ये 1:1:2 के 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। द 2 इक्वल पार्ट्स, इनमें से जो इक्वल वाले पार्ट्स है 1 और 1 वाले, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। दे मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका सुनो ये होगा कि अच्छा एक बात हो, इसका हमें इसको डिवाइड करना है 1:1:2 में, तो क्यों ना इसका टोटल ऐड करने पर कितना आएगा 4। तो ऐड करने पर 4 आएगा, तो मैं क्यों ना इसके इनिशियल वैल्यू को 4m मान लूँ, ताकि हमको जब डिवाइड करना होगा तो m और 2m कर देंगे, फ्रैक्शन से बच जाएंगे। तो ऐसा कर लिया करो, रेशियो को ऐड कर दिया करो और जितनी वैल्यू आए वही मान लिया करो, तो फ्रैक्शन से बच जाओगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारा बॉडी है जो इनिशियली एट रेस्ट था, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। जो इक्वल पार्ट्स हैं दे मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कुछ ऐसा, अगर मैं फिगर में तुमको दिखाऊं तो ये दोनों बॉडी जिनके मास m है, ये दोनों बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेंगे, और वो भी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बॉडी का मास भी m, ये बॉडी का मास भी m। तो इक्वल मास वाले जो पार्ट थे वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 5 और 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करना शुरू कर दिए। अच्छी बात है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्ट। जो तीसरा पार्ट है उस तीसरे पार्ट की स्पीड क्या होगी, जरा ये हमको बता दो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट जो 2m वाला होगा, एक m हो गया, एक m, दूसरा 2m होगा, उसकी स्पीड बताओ। सुनो, सिंपल सी कहानी है, एक लाइन में बता रहा हूँ, क्या करना है सुन लेना। भैया इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था और कोई फोर्स लगा नहीं है, कोई फोर्स लगा नहीं, मोमेंटम इसका 0 है। तो हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि जब फोर्स नहीं लगता है एक्सटर्नल, तो मोमेंटम कंजर्व होता है। सेंटर ऑफ मास में तुमको मैंने पढ़ाया था, ये सब बहुत डिटेल में, अगर तुमको याद हो तो याद होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास बहुत शानदार चैप्टर है, अच्छे से उसको पढ़ाया हूँ, सारे बच्चे जा करके देखना सेंटर ऑफ मास में क्या कहानी है। अब क्या किया जाए, तो जब इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो कैसे 0 होगा, इन दोनों का जो मोमेंटम है, ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होगा 5m, इसका मोमेंटम क्या होगा 5m। इन दोनों के मोमेंटम का जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है 5m, तो रिजल्टेंट जो होगा वो 20 से पास करेगा। बिल्कुल कुछ ऐसे, अगर दोनों का मोमेंटम सेम है बेटा, अगर इसका मोमेंटम मैं p मान लूँ, इसका मोमेंटम भी मैं p मान लूँ,
तो ये 90 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना आएगा दोनों का, p√2, p बाद में पुट किया जाएगा। तो इसका मोमेंटम मैंने p मान लिया, इसका मोमेंटम मैंने p मान लिया, दोनों का मास सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मैंने p मान लिया। और चूंकि बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना हो गया, p√2 हो गया। और वो कहाँ से पास करेगा सर, एकदम बीच से पास करेगा, राइट फ्रॉम द मिडिल। वेक्टर्स में मैंने ये तुमको बहुत अच्छे से सिखाया है कि ये बीच से पास क्यों करेगा। वेक्टर्स ही बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, सारे बच्चे उसको देखेंगे। तो ये हो गया बच्चों p√2। अब ये मोमेंटम को कैंसिल होना है। अच्छा, कैंसिल क्यों होना है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो इसको कैंसिल कौन करेगा, वही जो तीसरा पार्ट की जानकारी तुमसे पूछी जा रही है वही इसके मोमेंटम को कैंसिल करेगा, ताकि नेट मोमेंटम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसको कैंसिल करने के लिए जो तीसरा वाला पार्ट है बच्चों, इस दिशा में भागेगा और उसका मोमेंटम मान लो कितना है, p'। और ये जो पार्ट भाग रहा है ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है बच्चों 2m मास वाला, कितने स्पीड से भाग रहा है, लेट अस सपोज u'। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करना, जो पार्ट्स परपेंडिकुलर हैं उनको कंबाइन करके एक कर लेना और उसको तीसरे वाले से कैंसिल करा देना। कुछ भी पूछेगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो दो पार्ट्स की वैल्यू दी होगी स्पीड की, कि इधर गया उधर गया, नॉट नेसेसरी कि विषय परपेंडिकुलर जाए, जो भी दे दे, तो उन दोनों को पहले कंबाइन करके कर लेना और उस मोमेंटम को जो तीसरा वाला पार्ट है उसके मोमेंटम से कैंसिल करा देना। यही बस कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं कैंसिल कराऊं तो मैं लिखूंगा ना कि p√2 इज इक्वल टू p', ठीक है। तो p इसका मोमेंटम था, इसका मोमेंटम मैं कितना मान रहा हूँ, 5m बोल सकता हूँ, ठीक है। 5m, m p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू यू, तो 5 इंटू m, ठीक है, इज इक्वल टू p' मतलब इसका मास, इसका स्पीड, तो 2m इंटू क्या हो जाएगा, u' हो जाएगा। m से m कैंसिल कर सकते हो, u' कितना आएगा बच्चों, 5√2/2, दैट इज 5/√2 मीटर पर सेकेंड। तो 5/√2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्ट। बस यही तरीका तुमको अप्लाई करना होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो, और बहुत बार बहुत अलग एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट नीट के एग्जामिनेशन में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसके आधार पर थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके पूछेगा, और क्या पूछेगा, जो तुमने पहले ही कहा है कि फ्रेमिंग जो है, जो बेस जो है 70-75% क्वेश्चन का बच्चों वही मिलेगा जो पिछले 10-12 साल से पैटर्न चले आ रहे हैं। तो अब हमें अपनी कारीगरी दिखानी होगी, दिमाग से काम करना होगा, स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना होगा। और मैं तुमको जो यहाँ क्वेश्चंस कराता हूँ उसका जो मेन सोर्स होता है वो PYQs ही होते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ PYQs भी हैं, अलग से क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी वर्ड में क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ NCERT क्वेश्चंस भी होते हैं। तो पूरा जो तुम्हारा एरिया है, नीट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछने वाला एरिया है, हम लोग सारा एरिया कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। NCERT में कवर करवा रहा हूँ, SCE में कवर कर रहे हैं हम लोग, PYQs कवर कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट तो बढ़िया से क्लियर कर ही रहे हैं। तो इतनी चीज़ें अगर तुम करते चलोगे तो फिर 160+ मार्क्स फिजिक्स में कौन रोक सकता है, बताओ, कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो जल्दी करो, अब इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जल्दी ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 4m मास की एक बॉडी है, अच्छी बात है। एट रेस्ट, वो इनिशियली एट रेस्ट में है और इट एक्सप्लोड्स, 4m मास की बॉडी है जो रेस्ट में है और एक्सप्लोड करती है, ब्लास्ट करती है, फूटती है, जो कह लो, इनटू 3 पीसेस, 3 पीसेस में टूट जाती है, जिनमें से 2 पीसेस ईच ऑफ मास m, जिसमें से 2 पीस है और दोनों का मास m है। ऐसा नहीं कि हमेशा मास इक्वल ही आएगा, अभी अनइक्वल वाला भी बात करेंगे हम लोग। तो 2 पीसेस है ईच ऑफ मास m
मूव विथ स्पीड v, अच्छी बात है, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर इनका मूवमेंट है, ऐसा क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा है। मतलब अगर तुमको फिगर में बताऊं तो अब तक तो समझ ही गए होगे, जैसा इसके पहले किया था ठीक वैसा कहानी यहाँ पे दोहराना है। फाइन, तो अ बॉडी ऑफ मास 4m है, अच्छी बात है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, दोनों पार्ट जो हैं वो m मास के हैं, तो और एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर उनका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फाइन, तो मास ऑफ द बॉडीज आर m एंड m, और स्पीड्स कितनी है बच्चों, दोनों की v है, दोनों की v है, दोनों के मास m है, और एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर उनका मूवमेंट होगा आफ्टर द एक्सप्लोजन, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। तो अभी मैं तरीका क्या बताया, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या बताया कि सर इनिशियल मोमेंटम तो इनका है 0, तो फाइनल भी होना चाहिए 0, क्योंकि कोई फोर्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से एक्सप्लोजन हुआ है। यहाँ तो एक्सप्लोजन अपने आप हो रहा है, तो बिना किसी फोर्स के मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। कैसे हो ये काम, अब ये दोनों जो बॉडी है इनका मोमेंटम रिजल्टेंट निकाल लो, वो तीसरे वाले से जो कैंसिल करा दो, तीसरा वाला ऐसा कितना होगा 2m होगा, इसका मोमेंटम कितना होगा, चलो अगेन वही तरीका, मैंने मान लिया p, इसका मोमेंटम होगा जो भी होगा सेम होगा, मैंने मान लिया p, चूँकि परपेंडिकुलर है इक्वल है, रिजल्टेंट कितना होगा सर, रिजल्टेंट होगा सर p√2, और कहाँ से पास करेगा, बिल्कुल बीचों बीच पास करेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर की वैल्यू इक्वल है। अब ये p√2 को कैंसिल कौन करेगा, तो p√2 को कैंसिल करेगा इनका बड़ा भाई कौन था, 2m था। इसकी स्पीड कितनी है नहीं पता है, मान लो u डैश है, तो अब मैं मोमेंटम मान लो इसका p डैश है, तो मोमेंटम कंजर्व होने के लिए p डैश शुड कैंसिल दिस p√2, इस बड़े भाई का अकेला मोमेंटम दोनों छोटे भाइयों के मोमेंटम को कैंसिल कर देगा और सब सत्यानाश हो जाएगा, मोमेंटम तुम्हारा फिर 0 हो जाएगा। तो दिस p डैश शुड बी इक्वल टू p√2, तो p डैश इज इक्वल टू 2m इंटू u डैश, इसका मास इसकी स्पीड, और p इनका मास इनकी स्पीड, जो कि v क्वेश्चन में दिया था √2, तो m इज कैंसल्ड आउट एंड you विल गेट u डैश एज v√2/2 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, v/√2, ठीक है। तो तीसरे पार्ट की स्पीड मुझको मिल गई v/√2, लेकिन मुझसे स्पीड नहीं पूछा था, हमसे पूछा था द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड, कितना काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगा। तीनों बॉडी के पास मास है, तीनों बॉडी स्पीड के साथ ब्लास्ट होकर बाहर निकलेंगी, तो तीनों के वजह से बच्चों काइनेटिक एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ब्लास्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो कितना काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगा उसको पता करो, सबको ऐड कर दो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं kT फाइंड करूं, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मास इसकी वेलोसिटी हाफ mv² प्लस इसका मास इसकी वेलोसिटी हाफ mv² प्लस तीसरे वाले का मास कितना था 2m, और वेलोसिटी कितनी है सर v/√2, तो v/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, v²/2, ठीक है। तो k टोटल विल बी हाफ mv², और इसको भी अगर यहाँ से काटोगे तो हाफ mv² ही तो आएगा, तो k टोटल विल बी 3/2 mv², तो 3/2 mv² जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। ये इतना एनर्जी टोटल कैरी करके एटमॉस्फेयर में जाएंगे, अपनी सराउंडिंग में जाएंगे। तो भाई तुमसे पूछा गया था व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड, तो दैट विल बी 3/2 mv²। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के आने का।
ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएंगे, यही फ्रेमिंग होगी, यही बेस होगा, यही तुम्हारा लेवल होगा। तुमको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन के लिए तुम तैयार रहना होगे। हाँ, हम ऐसे क्वेश्चन किए हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट मुझको पता है कि दो बॉडी का जो मोमेंटम है उनको जोड़ बोल के तीसरे से क्या कराना है, कैंसिल कराना है। ठीक है, जल्दी करो, अभी क्वेश्चंस पे और करेंगे जल्दी। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है, नीट 2013 में ये क्वेश्चन देखो तुमसे पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या देखो, वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के अलग अलग चीज़ें पूछी जाएंगी, मगर जो तुमको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो बेस है क्वेश्चंस का वो सेम रहेगा। ठीक है, 70-80% क्वेश्चन तुमको उसी फ्रेम पर मिलेंगे जिस फ्रेम पे क्वेश्चन होते हैं। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक, एक रॉक है, पत्थर है जो किसी विस्फोट से टूटता है इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स से ब्रेक करते हैं इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तीनों पार्ट को जाना है। ठीक है, दे ब्रेक्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, उनमें से 2 जो हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पर मूव करते हैं। अच्छी बात है, यही तो देख रहे हैं अब तक हम लोग क्वेश्चंस में। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट पार्ट का मास 1 किलोग्राम बता रहा है, जो 2 पार्ट टूटने की बात हो रही है, और वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है। एंड द सेकेंड पार्ट हैज़ मास 2 किलोग्राम, सेकेंड पार्ट का मास 2 किलोग्राम है और वो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है। ठीक है, इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विथ 4 मीटर पर सेकेंड देन इट्स मास विल बी, अगर जो दूसरा पार्ट है जिसका मास तुमको 2 किलोग्राम दिया है और वो कह रहे बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड से मूव करना शुरू कर दे, तो तीसरे पार्ट का मास बताओ अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई करता है, मतलब मूव करता है। सुनो, क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं, एक रॉक है जो एक्सप्लोजन से ब्रेक हुआ है, तो एक्सप्लोड होने के पहले, टूटने फूटने के पहले, ब्लास्ट होने के पहले इसका इनिशियल मोमेंटम क्या रहा होगा, 0। अब ये एक्सप्लोजन हुआ, अब ये एक्सप्लोजन होने के बाद भी मोमेंटम 0 होना चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है, ऐसा न्यूटन ने भी कहा था, ये फिजिक्स की सच्चाई है। मोमेंटम 0 था, मोमेंटम 0 होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो। ठीक है, तो इनके जो 2 पार्ट्स हैं उन दोनों पार्ट्स की जरा बात कर लिया जाए। द फर्स्ट पार्ट हैज़ मास 1 किलोग्राम एंड मूविंग विथ हाउ मच, मूविंग विथ 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है। दूसरे पार्ट का मास क्या है बच्चों, हाउ मच, सॉरी नॉट 8, जो पहला वाला वो 12 से मूव कर रहा है। एंड द सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है इसका मास दिया है 2 किलोग्राम और मूव कर रहा है कितने स्पीड से बच्चों, 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विथ 4 मीटर पर सेकेंड, जो थर्ड पार्ट है वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो उसका मास हमको पता करना है। अब यहाँ उल्टा कर दिया, अब तक हम लोग को मास पता होता है, स्पीड निकालते थे, अब थर्ड पार्ट की स्पीड दे दिया है, मास पूछा गया है, तो तरीका वही है। ये जो थर्ड पार्ट है वो क्या करता है, सीधी सी बात है, ये 2 पार्ट्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा, आई रिपीट, ये जो 2 पार्ट्स हैं इनका जो रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम आता है उसको ये थर्ड वाला कैंसिल करेगा ताकि मोमेंटम 0 हो जाए पूरे सिस्टम का। तो पहले इनका रिजल्टेंट तो निकाल लो। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा बच्चों, 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सीधा सा कैलकुलेशन। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इसका कितना आएगा सर, 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो एक का आ गया 12, एक का आ गया 16, और ये दोनों राइट एंगल पे, तो इनका जो मोमेंटम निकालोगे, अगर मैं इसका पी आर लिख लूँ रिजल्टेंट, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर 144 प्लस दिस स्क्वायर
256, तो कितना आएगा 400, रिजल्टेंट कितना आएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये मोमेंटम कौन कैंसिल करेगा, दिस वन। तो देयरफॉर वी कैन से इसका मोमेंटम m डैश इंटू 4 शुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट जो कितना है बच्चों 20। तो m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 किलोग्राम इज योर आंसर। तो तीसरा पार्ट जो फ्लाई करेगा उसका मास कितना होना चाहिए 5 किलोग्राम, ताकि जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या रहे, बैलेंस रहे, कंजर्व रहे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, तुमको देखना होगा कि क्या इसका बेसिस है। बेसिस बस यही है, जो पार्ट्स ब्रेक करते हो उनका मोमेंटम का सम क्या होना चाहिए 0। ठीक है, तो जल्दी कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ तुरंत चलते हैं जल्दी। ओके, तो चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन तो कैसे भी आते हैं जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होती है। एनर्जी कंजर्वेशन पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी एग्जांपल देख लिया जाए। द फिगर शोज अ पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ ट्रैक। इस फिगर में एक पार्टिकल की बात हो रही है जो एक स्मूथ ट्रैक पर फिसलते हुए जा रहा है। देखो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं जो क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, मैं बार बार कर बच्चों के तुम्हारे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं या आ चुके हैं उनके बेसिस पर मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ, ताकि हमारा जो बेस है, जो 60-70% के जो रिपीटिशन वाले बेस है वो हमारा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो ध्यान रखना कि ऐसे मिलते मिलते क्वेश्चन एग्जाम में तुमको बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो एक पार्टिकल है जो एक स्मूथ ट्रैक पर फिसल रहा है, फिसलते फिसलते आएगा, फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगा, फिसलते हुए आएगा, नीचे आएगा और ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। और आगे जो ट्रैक है ये कह रहा है टर्मिनेट्स इनटू अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये स्ट्रेट सीधे हॉरिजॉन्टल पार्ट में जाकर के तब्दील हो जाएगा। और जब ये यहाँ पर पहुँचेगा कुछ इस तरीके से, तो ये जो इसका बेस है, ये जो जहाँ पर ये रखा है इस वक्त, ये हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा, वो तुमको बोलना है। और ये हाइट है 0.5, जहाँ से शुरू किया वो था 1 मीटर, लेकिन जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है वो 0.5 है। हाउ फार फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। जो पार्टिकल है वो ट्रैक से गिर करके इस ग्राउंड पर कितना दूर जाकर गिरेगा, हाउ फॉर इट विल हिट द ग्राउंड। हाउ फार की तो बात बाद में करेंगे सर, पहले ये बताइए वाई, क्यों ये गिरेगा ही क्यों, क्या ये यहाँ पर पे इसकी स्पीड ज़रूर नहीं हो जाएगी। सुनो, ये पूरा का पूरा सेक्शन स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं कोई लॉस नहीं है। जितना एनर्जी इसके पास लेके चला है उतना टोटल इसके पास हमेशा रहेगा, काइनेटिक पोटेंशियल सब मिला करके। तो टेक्निकली अगर इसकी एनर्जी में लॉस बच्चों नहीं है तो 1 मीटर की हाइट से जब ये चला होगा तो 1 मीटर की हाइट तक जाने की काबिलियत रखता होगा डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जी में लॉस नहीं है। 1 तक आएगा तो 1 तक जा सकता होगा। अगर ये हाइट 1 मीटर होती तो हम कहते हैं हाँ इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, लेकिन ये हाइट 0.5 है, यानी कि अभी भी इसके पास कुछ न कुछ एनर्जी बची होगी, अभी भी इसके पास कुछ न कुछ स्पीड हो गई होगी। ट्रैक खत्म हो गया, उसकी क्या गलती है यार, उसके पास तो अभी भी एनर्जी पड़ी हुई है। ट्रैक खत्म हो गया तो क्या वो अपने ही छोड़ देगा। तो ये 0.5 मीटर हाइट पर ट्रैक तुम्हारा खत्म हो गया। तो 0.5 मीटर हाइट पर अगर तुम्हारा ट्रैक खत्म हो गया है तो इसमें पार्टिकल की क्या गलती है। पार्टिकल के पास तो एनर्जी कुछ न कुछ अभी बची है, वो तो 1 मीटर तक हाइट जा सकता था, तुम तो 0.5 उसको रोक दिए, यानी कि अभी भी इसके पास कुछ न कुछ एनर्जी बची होगी। उस एनर्जी से वो आगे जंप करेगा और प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता हुआ, पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ जा करके यहाँ पर कहीं गिरेगा। तो कितना दूर ये जाकर हिट करेगा, द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, वही तुमसे डिस्टेंस पूछी गई है।
ठीक है, ये समझे ना कि ये 1 का क्या चक्कर है, 0.5 का क्या चक्कर है। 1 से चला है तो 1 तक पहुंच सकता है फ्रिक्शनलेस से, लेकिन बीच में रोक दोगे तो उसके पास स्पीड होगी, उस स्पीड से वो छलांग मार के नीचे कूदेगा। कितना दूर कूदेगा वो तुमको पता करना। तो सबसे पहले मैं ये पता करूं कि भैया यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, तो उसके लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं। तो यहाँ पर एनर्जी mgh, वहाँ पे एनर्जी mgh डैश प्लस हाफ m u स्क्वायर कर दिया जाए। कुछ हाइट भी है, कुछ स्पीड भी है, u v माने तो v कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो mg को मैं यहाँ लाऊं और h m कॉमन ले लूँ mg को, तो हाफ m v स्क्वायर तुम्हारा ये आ जाएगा, m कैंसल्ड आउट, तो v स्क्वायर विल बी 2g h माइनस h डैश कर सकते हो, तो v स्क्वायर विल बी 2 इंटू 10 h माइनस h डैश, तो 1 माइनस 0.5 किया तो 0.5 ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो v स्क्वायर विल बी ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, √10 मीटर पर सेकेंड। तो √10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई जब वो ट्रैक को छोड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड होगी। अब हमें पता करना है डिस्टेंस। तो हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। जो बच्चे भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जा करके प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से देखो, एक एक चीज़ को वहाँ समझाएंगे। तो अभी क्या करते हैं इसमें, इस हाइट को यूज़ करके पहले क्या फाइंड करते हैं बच्चों, टाइम। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो हाइट जो इसको कवर करना है वो है 0.5। इनिशियल स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर g को मैं 10 ले लूँ तो कितना हो जाएगा ये बच्चों 5t स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 1/√10 सेकेंड्स। ये हमको टाइम मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना उसको वक्त लगा। मगर मुझको एक डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करते हैं। अब स्पीड कौन सी लेंगे सर, हॉरिजॉन्टल वाली √10। टाइम कौन सा लेंगे सर 1/√10। तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव 1 मीटर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इट विल कवर ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कितना दूर जाकर गिरेगा बच्चों, 1 मीटर दूर जाकर गिरेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तुमको देखना होगा एनर्जी कंजर्वेशन पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो जल्दी करो, चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो एक और टाइप का क्वेश्चन बच्चों करते हैं। देखो अलग अलग जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं हम लोग सारे, जैसे मैं तुमको क्या बताएं, हम लोग NCERT करेंगे, हम लोग PYQs करेंगे, हम लोग SC वर्मा भी करेंगे, हम लोग सारी चीज़ें वो करेंगे जो नीट एग्जामिनेशन के लिए एक बच्चे को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो मैं SC वर्मा की बुक से तुम्हारे लेकर के आया। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्या तरीका होता है। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म चेन है ऑफ मास m एंड लेंथ l is placed on a horizontal table। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पहले बना दो तुम्हारे लिए, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। और इस टेबल पर एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका मास बता रहा है m है और लेंथ बता रहा है l है। अच्छी बात है। is placed on a horizontal table such that 1/3 of its length, यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, 1/3 of its length hanging down the table। इसका जो 1/3 पार्ट है वो टेबल से नीचे की तरफ लटक रहा है। फिगर तुमको बना के पहले दिखा दूँ कि सपोज दैट ये एक यूनिफॉर्म चेन है, ठीक है। यूनिफॉर्म चेन में तुम्हारे लिए लो बना दिया लाइक दैट, ठीक है। और इसका 1/3 हिस्सा टेबल के नीचे लटक रहा है और बाकी का 2/3 हिस्सा टेबल पर रखा हुआ है। हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन पुटिंग द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल।
इस लटकते हुए पार्ट को वापस टेबल पर उठाकर ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, यू इसको उठाओगे, टेबल पर रखोगे। तो इस लटकते पार्ट को वापस टेबल पर रखने में कितना वर्क हमको करना होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। व्हाट इज वर्क टू बी डन इन पुटिंग दिस हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये करता है। जो क्वेश्चन, जो बेसिक्स तुम पढ़ते हो, एक ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक बॉडी m मास की रखी हुई है। इसको तुम h हाइट ऊपर ले जाते हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो बताओ कितना वर्क डन करते हो। सर कितनी सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, mgh। किसी बॉडी को तुम अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेकर जाते हो तो वर्क डन कितना करते हो, सर mgh इज द वर्क डन। ठीक है, हाइट ठीक ठाक हो, ज़्यादा ना हो तो mgh इज ओके। तो दिस इज mgh वर्क डन you do when you put a body, you take a body from ground to a certain height, you do the work mgh। ठीक है, वही काम तो यहाँ भी कर रहे हो। एक मास को उठा रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट ला करके रख रहे हो। एक छोटा सा खाली फर्क है, सेंटर ऑफ मास याद आ रहा है, ये पॉइंट मास है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। अच्छा, ये 1/3 है, अगर 1/3 है तो इसका मास कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी। सर क्या बात करते हैं, अगर 1/3 है तो लेंथ कितनी होगी, L/3, मास कितना होगा, M/3। सिंपल सी बात है, लेकिन ये M/3 मास यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, पूरा का पूरा, किसी एक पॉइंट पे नहीं है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दिस टू दिस। तो ऐसे मास को हम लोग क्या पढ़ते बच्चों, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, ऐसे मास को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मास, जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। लेकिन जहां पर पूरा का पूरा में से पॉइंट पर, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। तो ये तो फॉर्मूला होता है पॉइंट मास के लिए, और जो हमारे पास है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास को पहले किस में चेंज करो, पॉइंट मास में। उसके लिए क्या खोजोगे, उसका सेंटर ऑफ मास। जो बच्चे भी सेंटर ऑफ मास चैप्टर नहीं देखे हैं, मैं प्लेलिस्ट में सब चैप्टर अरेंज कर दिया हूँ। सेंटर ऑफ मास, प्रोजेक्टाइल, वेक्टर्स, सब कुछ अरेंज कर दिया हूँ, जाके फिर देखते चलो और प्रिपरेशन करते चलो। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो। तो अब इसको क्या चेंज करना होगा, पॉइंट मास में। तो पॉइंट मास में कैसे चेंज करोगे, इसके पूरी लेंथ कितनी है, L/3, और ये जो मास कितना है पूरा, M/3। ये M/3 यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इसको सेंटर पे लाना होगा तो बीच में ला के रख दिया जाए। तो इसका जो सेंटर, हम पूरे लेंथ के सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल रहे, जो सिर्फ हैंगिंग पार्ट है, जो सिर्फ लटका हुआ है, उसी का सेंटर ऑफ मास निकाल लाऊंगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर, उसके बीच में होगा, समवेयर हियर। तो यहाँ पर पूरा पूरा मास उठा के रख दो, और ये होगा कितना, अगर ये L/3 है तो L/3 का आधा करोगे तो कितना होगा बच्चों, L/6। ठीक है, L/6। तो ये L/3 का हाफ कितना हो गया, L/6। यहाँ तक क्लियर है। चलो, वैसे ऑप्शन में मैं एक चीज़ ठीक कर दूँ, इट इज़ 18। ठीक है, गलती से मैं 12 लिख दिया था, समझ गए होगे सर ने चेंज किया है तो वही आंसर सही होगा, है ना। चलो, एनीवे, तो पॉइंट क्या हो गया, M/3 मास रख दिया, और ये है तुम्हारा L/3, तो उसका आधा किया तो कितना होगा बच्चों, L/6। तो ये पॉइंट मास जो है, ये पूरा का जो पूरा मास है, ये यहाँ से L/6 डिस्टेंस पर मारा जाएगा। तो अब ये जो लटका वाला पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब उसके बदले क्या मिल गया, पॉइंट मास M/3, जो टेबल से कितना नीचे है, L/6। तो इस पॉइंट मास को इस हाइट, टेबल की हाइट तक लेकर के आना है। तो वर्क डन इज mgh लगाते हो, तो m के बदले कितना लगाना होगा तुमको, M/3, g इज g, h मतलब यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी बच्चों, इसको L/6। तो यू गॉट आंसर mg L/6 3 जा 18। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, तुम समझ गए थे पहले ही वैसे। ठीक है, तो द मेन थिंग इज दैट कि इसमें तुमको कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन को हमको करना कैसे है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कोई रोप है, कोई चेन है, उसका कुछ पार्ट लटका हुआ है,
और तुमको लटके पार्ट को उठा करके ऊपर रखना है। तो क्या करोगे, लटके पार्ट को पहले किस में चेंज करोगे, पॉइंट मास में। एंड वंस यू हैव चेंज इनटू पॉइंट मास, चेक कर लो हाइट कितनी होगी, लगा दो फॉर्मूला mgh। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, समझ लो कैसे करेंगे। तो जल्दी करो, फिर आगे चलते हैं। डू इट। ओके फाइन। तो आज यहाँ बच्चों मैं स्टॉप करूँगा। अब जितने भी क्वेश्चन तुमको मैंने आज बताए हैं अलग अलग टाइप के, इन सारे क्वेश्चन को देखो, प्रैक्टिस करो। लीनियर मोमेंटम कैंटिक वाले क्वेश्चन, वो जो एक्सप्लोजन होता है वो वाले क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन, या फिर स्टेबल और ये चेन वाले क्वेश्चन, ये अलग अलग वैरायटी। देखो मेरा बस यही मकसद है कि तुमको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन से तुमको मैं रूबरू करा दूँ, ताकि तुम्हारे पास जो एक रेंज हो जाए क्वेश्चन का कि यार ऐसा क्वेश्चन सर ने कराया था, ऐसा क्वेश्चन सर, एक ही क्वेश्चन, एक ही ऐसे 10-12 क्वेश्चन नहीं करना है, एक बार समझ कर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, PYQs में लेके चल रहा हूँ, NCERT में लेके चल रहा हूँ, SC वर्मा में लेके चल रहा हूँ, ये 3 चीज़ें मैं लेकर चल रहा हूँ तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। और अगर तुम इधर साथ साथ करते चलोगे तो बिलीव करो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हमारी होगी, रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। 160+ मार्क्स का टारगेट है और रियली में अचीव होगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अगली बार आएंगे तो हम लोग क्या लेकर के आएंगे बताएं, बहुत ही शानदार टॉपिक वर्क एंजिन पावर का, जिसका नाम है कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना, जब भी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।